हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम आज इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक कर रहे थे आंकड़ों का संगठन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स में, वो टॉपिक था आंकड़ों का संगठन। देखो, हमने उसका संगठन, उसको वर्गीकरण करने में सीखा था। हमने मिलान चिन्ह के द्वारा उसका कैसे वर्गों में डाला जाता है। उसके बाद हमने टोटल जितने भी उसके जो बारंबारता थी वो निकालने में सीखी थी कि किस प्रकार बारंबारता तैयार की जाती है। जैसे आपको अपरिष्कृत आंकड़े दिए होते हैं, उसको मिलान चिन्ह के द्वारा आपको बारंबारता तैयार करनी है। हमने बारंबारता का अर्थ देखा था। अर्थ क्या था कि कोई भी प्रेक्षक होता है, जो आंकड़े होते हैं, वो उस अपरिष्कृत आंकड़े में कितनी बार आता है, जितनी बार वो आता है या उसके सामने जितने मिलान चिन्ह होते हैं, उतनी उसकी क्या होती है, बारंबारता होती है। इस चीज को हम पढ़ भी चुके हैं। और एक हमने बड़ा सा 100 छात्रों का उदाहरण लेकर उनके जो गणित में प्राप्तांक थे, उसके आधार पर भी हमने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर पूरे समान वर्ग और असमान वर्ग दोनों के द्वारा हमने मिलान चिन्हों को कंप्लीट किया है, जो हमारी पिछली क्लास थी। उसके बाद इस लेसन के अंदर, इस टॉपिक में आपके एक दो बातें और रहेगी बताने वाली। इसके अंदर आगे आप पढ़ोगे बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी नहीं, बारंबारता सरणी। ये क्या होता है? देखो, बारंबारता सरणी क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, उन छात्रों का जो हमने वर्ग बनाया था, वो वर्ग क्या बनाया था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यानी यहाँ से लेकर हम लगभग इसको 90 से 100 तक लेंगे। हमने ये देखा था भी इसके दौरान एक था या इसके दौरान 7, जो भी 8, मतलब कितने ले लो, 6 ले लो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ भी 0 से 10 के मध्य एक है और 10 से 20 के मध्य 7 है। अब 10 और 20 के मध्य तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान आ सकता है, ऋणात्मक मान भी आ सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10.5 भी आ सकता है, 11.5 भी आ सकता है, या 11 से 1 बटा 2, 11 से 3 बटा 4, 11 से 1 बटा, यानी कोई भी मान आ सकता है। यानी ये कौन सी, ये जो हमने किया था वो क्या था? संतत श्रेणी। क्या की थी? संतत श्रेणी। अगर याद हो तो हमने दो श्रेणियां की थी। एक तो पढ़ी थी हमने संतत श्रेणी, और एक पढ़ी थी हमने विविक्त श्रेणी। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। संतत श्रेणी वो होती है जिसका कोई भी मान हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, उसके अंदर आपका कोई ऋणात्मक मान भी हो सकता है, यानी किसी प्रकार का कोई भी मान आ सकता है। मैं कहता हूँ 10 से 20, 10 से 20 के मध्य 15 छात्र है। अब 10 और 20 के मध्य कुछ भी पूरी भी संख्या भी आ सकती है, 10, 11, 12, 13, 14, या कोई भिन्न संख्या भी आ सकती है, 11.5, 14.5, या 14, 15, या 16, जो भी किसी प्रकार से, यानी कोई भी किसी प्रकार का मान आपको प्राप्त है हो सकता है। और ऐसी स्थिति आती है संतत श्रेणी में। लेकिन जब विविध श्रेणी के द्वारा हम सारणी बनाते हैं, तब कहते हैं उसको बारंबारता सरणी। कैसे? यह संतत श्रेणी का उदाहरण था। और विविध श्रेणी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? विविध में ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो मान आता है वो पूर्णांक में आता है। क्या आता है? पूर्णांक में आता है, पूर्ण संख्या आती है। ऐसा नहीं होता अभी मैं कह दूं 10 से 20, तो मतलब ये संतत श्रेणी में आएगा, विविध श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 से 20 के मध्य तो कोई भी मान हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मान नहीं आता। इसके अंदर कोई भी मान नहीं आता, बल्कि क्या आता है? सिर्फ पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक। यानी इनके मध्य तो ऋणात्मक मान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये संतत श्रेणी से संबंधित है। विविध श्रेणी में हमने पढ़ा था कि सिर्फ पूर्णांक आता है, कोई भी मान नहीं आता। ऐसा नहीं कि कोई भी मान लिख दे, पॉइंटों में लिख दे या कुछ और लिख दे, ऐसा मान इसमें नहीं आता। तो इसके द्वारा हम जो बारंबारता क्या करते हैं उसे बोलते हैं बारंबारता सरणी। ध्यान रखना बस, ये आपको समझना है। तो इसके द्वारा बारंबारता, जो विविध श्रेणी के द्वारा जो बारंबारता तैयार करती है ना, उसे बोलते हैं बारंबारता सरणी। पहली बात तो ये याद रखना, क्योंकि उससे पहले हमने जो भी अपने जो वर्ग बनाए थे, वर्गीकरण किया था, वो संतत श्रेणी के द्वारा किया था। लेकिन यहाँ पर संतत श्रेणी विविध श्रेणी हो रही है। जब हम विविध श्रेणी को लेकर चलेंगे, जब विविध श्रेणी को लेकर हम सारणी बनाएंगे, वो टेबल बनाएंगे, तब उसको बोलेंगे बारंबारता सरणी। आप इसमें लिख देते हो क्योंकि इसके अंदर पूर्णांक आता है, पूर्ण मान आता है। क्या आता है? पूर्णांक। इसके अंदर ये नहीं होता कि 2 अंकों के
मध्य की बात इसमें नहीं होती, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता 10 से 20, इसके बाद इसमें ये बात नहीं होती। दो अंकों के मध्य की बात नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि मध्य के अंदर तो कोई भी मान आ सकता है, और जब कोई भी मान आता है तो वो संतत श्रेणी में चल जाता है, विविध श्रेणी में नहीं रहता। विविध श्रेणी में वही रहता है जिसका पूर्णांक होता है, पूरा पूरा मान होता है। ठीक है, तो किस प्रकार इसकी मैं एक आपको टेबल बता देता हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर है। ये हम संतत श्रेणी के द्वारा टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो संतत श्रेणी के द्वारा टेबल तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आप वर्ग नहीं लेना, आपको ऐसे नहीं लिखना जैसे आप 0 से 10 लिख रहे हो, 10 से 20 लिख रहे हो, ऐसी टेबल इसमें तैयार नहीं होती। तो इसके अंदर सीधी सीधी पूर्णांक ही लिखा जाता है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ परिवारों का आकार। ठीक है, तो कितने परिवार है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जैसे परिवारों की संख्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सिर्फ इसके जो आंकड़े हैं उस पर ध्यान देना है, जो इनके मैं आंकड़े लिखने वाले हूँ उस पर फोकस करना है आपको। परिवारों के कारण लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो परिवारों की संख्या है वो ले लेते हैं 5 15, इसके सामने 25 35 10 7 4, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 2 ले लो, ये कर लो 5 3 2, यानी कोई भी मान ले सकते हैं। देखो अब इसके अंदर वर्ग नहीं है ना, इसके अंदर सीधा पूर्णांक है, सीधा पूर्णांक है। इसकी बारंबारता 5 है, दूसरे परिवार की बारंबारता 15 है, तीसरे की 25 है, चौथे की 35 है, पांचवें की 10 है। यानी इसके अंदर वो वर्ग नहीं आता, हम ऐसे नहीं बना सकते 0 से 10 के मध्य 5 है, 10 से 20 के मध्य 15 है, 20 से 30 के मध्य 25 है। इस चीज को हम नहीं बना सकते क्योंकि ये संतत श्रेणी का उदाहरण है। क्योंकि संतत श्रेणी में तो कोई भी मान आ सकता है, किसी भी प्रकार का मान आ सकता है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, कोई भी मान इसके अंदर हम ऋणात्मक है चाहे पूर्णांक है चाहे किसी प्रकार का ऋण वगैरह कोई भी मान इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मान नहीं रखा जाता, सिर्फ पूर्णांक रखा जाता है। तो विविध श्रेणी में होता है वो, इसके अंदर वर्ग नहीं होता बल्कि सीधा पूर्णांक लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 जो भी संख्या होती है वो सीधी संख्या लिखी जाती है, उसे बोलते हैं बारंबारता सर। समझे, बिल्कुल सिंपल है ना, इसे बोलते हैं बारंबारता सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी लेसन के अंदर आपका टॉपिक आता है, वो आपका टॉपिक है द्विचर बारंबारता। देखो द्विचर बारंबारता जो वितरण होता है, अब लिख देता हूँ द्विचर बारंबारता वितरण। इसके अंदर क्या होता है, वहां तक हमने जो पढ़ा था वो एक चर की बात की थी, किसकी बात की थी, एक चर की बात की थी। मैंने ये कहा था 100 छात्रों का जो गणित में जो अंक आए थे, उस गणित के अंकों के द्वारा हमने एक सारणी बनाई थी 0 से 10 जो भी एक था, या 10 से 20 हमने बनाई थी। उसके अंदर मैंने एक ही चर की बात की थी, सिर्फ और सिर्फ गणित की बात की थी। अगर हम अलग एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे जनसंख्या की बात हो रही है, हम बात करें जनसंख्या की। जब हम जनसंख्या के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के अंदर शिक्षा की बात करें कि कितने लोग शिक्षित है और कितने लोग अशिक्षित है, तो सब तो तब तो है वो सिर्फ एक ही चर, एक चर के आधार पर हम सारणी बना लेंगे, इतने लोग शिक्षित है इतने लोग अशिक्षित है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या में पुरुष और महिला में शिक्षित और साथ में उनका स्वास्थ्य भी कैसा है, अच्छा है बुरा है। अब इसमें दो चर हो गए, आपको सारणी में एक तो पुरुष और महिला की शिक्षा भी दिखानी है और साथ में आपको उनका स्वास्थ्य भी दिखाना है, यानी दो चर बन जाएंगे इसके अंदर। एक चर के अंदर तो सिर्फ हम एक ही बात करेंगे, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है तो हम सीधा स्वास्थ्य का आंकड़ा लिख देंगे, शिक्षा से संबंधित हम सीधा शिक्षा का आंकड़ा लिख देंगे, यानी उसके अंदर हमारा कोई मतलब नहीं होता। लेकिन द्विचर जो बारंबारता वितरण होता है उसके अंदर दो चर लेने होते हैं। ठीक है, एक चर जैसे हम मान लो इसी के अंदर हमने जनसंख्या आधार पर एक तो हम शिक्षा का आंकड़ा लिखेंगे और उसी टेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य का आंकड़ा भी। यानी कहने का मतलब है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, द्विचर सारणी बना सकते हैं। ऐसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक तो उसका विज्ञापन व्यय दे रखा है आपको, विज्ञापन व्यय, एक आपको वैसे मतलब खर्चा दे रखा है, या आप कह सकते हो बिक्री दे रखी है, ये देख लेते तो ये कर लेते हैं सिंपल, बिक्री यानी ये भी एक खर्चा है। ठीक है,
एक तो इतना तो उसका विज्ञापन व्यय होता है और इतनी उसकी बिक्री होती है, बिक्री यानी वस्तु बिकती है उसकी। इसका मतलब एक ही मत के दो मदें दिखाई दे रही है एक ही सारणी में, यानी इसका मतलब ये द्विचर बारंबारता है, यानी इसके अंदर दो चर दिए गए हैं। तो मैं इसको बना देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 से 15, 1 से 15 से 125, यानी मैं इसका मैं ले लेता हूँ, यहाँ तो ले लेता हूँ उसकी बिक्री इस कॉलम में, और इधर मैं ले लेता हूँ इसका विज्ञापन व्यय। ठीक है, 1 से 15 से 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 से 155। अपने इतने ले लेते, ज्यादा नहीं लेते, हमें तो सिर्फ अपने तो ये समझना है द्विचर सारणी होती क्या है। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं 62 से 64, 64 से 67, 67 से 68 और 68 से 70। मैं यह कह देता हूं भी ऐसी एक कंपनी है जिसका विज्ञापन व्यय तो 62 से 64 के मध्य है और उसका जो बिक्री है वो 115 से 125 के मध्य, यानी वो एक कंपनी है। क्या बोल सकता हूं मैं, इसका मतलब इस कंपनी की दोनों चर आ रहे हैं साथ में, तो उसको बिक्री भी दिखाई जा रही है, तो इसके बराबर तो उसकी बिक्री है 115 125 के बराबर, और उसका व्यय है वो 62 से 64 के मध्य। मैं यह मान लेता हूँ 2 लगा देता हूँ। इसका मतलब ये क्या बात हो रही है भी दो कंपनियां ऐसी है जिनका 1 से 15 से 125 तक तो क्या बिक्री और 64 से 67 तक है उनका विज्ञापन व्यय, यानी एक ही इनके अंदर आपको दो चर दिखाए जा रहे हैं, एक तो उसकी बिक्री को दिखाया जा रहा है साथ में उसका विज्ञापन व्यय को भी दिखाया जा रहा है। चलो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ मैं लगा देता हूँ 3। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ हुआ भी 3 कंपनी ऐसी है जिनकी बिक्री तो है 125 से लेकर 135 के मध्य। ठीक है, और उसका जो विज्ञापन व्यय है वो है 67 से लेकर 68 के मध्य। 3 कंपनियां ऐसी है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ 2 लगा देता हूँ। ये आपको क्या बताता है, ये बताता है भी 2 कंपनियां ऐसी है जिनका बिक्री तो है 135 से लेकर 145 के मध्य और उनकी जो विज्ञापन व्यय वो है 68 के 70 के मध्य, 68 से 70 के मध्य। इसका मतलब ये यहाँ मैं एक और ये पूरी कर लेते हैं अपने, मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ। क्या ये है भी जो 4 कंपनी ऐसी है जिनका बिक्री तो है 145 से लेकर 155 के मध्य और उनका विज्ञापन व्यय है 62 से लेकर 64 के मध्य। अब इस टेबल में आपको क्या दिखाई दे, वैसे मैंने एक मतलब अपने अपने जात पर मैंने ये टेबल ले ली, लेकिन आपको समझना कि आपको तो इनके आंकड़ों पर नहीं, आपको तो ये समझना है भी इस टेबल के अंदर आपको एक ही चीज के 2 चर दिखाई दे रहे हैं। आप या तो कंपनी के जब हम विज्ञापन व्यय की अलग टेबल बनाते हैं उसके बाद उनके आंकड़े जो बिक्री के अलग आंकड़े बनाते हैं, वो तो हो गया एक चर की बात। जब इन दोनों आंकड़ों को इकट्ठा लिख देते हैं हम, बिक्री का और विज्ञापन व्यय का, ऐसी स्थिति में आपके मिलते हैं द्विचर, यानी मैंने इन 2 बातों को एक ही टेबल में रख दिया, यानी द्विचर बारंबारता वितरण बना दिया इसको। ठीक है, तो ये आपका था आंकड़ों के संकलन में 2 टॉपिक जो रहे थे आपके, एक तो बारंबारता सरणी, उसके अंदर जो विविध श्रेणी के द्वारा जो बारंबारता बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर पूर्णांक लेना होता है, तो उसके अंदर ऋणात्मक मान नहीं आ सकता, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने एक वो तालिका भी बनाई थी, आपको बताया था। एक हम पढ़ा है द्विचर बारंबारता वितरण, उसके अंदर क्या होता है एक ही टेबल के अंदर एक ही ग्राफ के अंदर आपको 2 चर दिखाने हैं, जैसे हम करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं ये हम टेबल दिखाते हैं, आपको याद हो हमने जो ये क्रिकेट वगैरह आते हैं ना, क्रिकेट मैच दिखाते हैं, उसके दौरान आपको मध्य के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आंकड़े दिखाए होते हैं, जैसे जो भारत जो मान लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया था उसके अंक ऐसे बड़े, ये ऑस्ट्रेलिया का निशान लगाया होता है। उसके बाद भारत का करते हैं तो वो कहता है जी भारत पहले तो स्टार्टिंग में तो इससे कम था, उसके बाद बढ़ा और इसके बाद बढ़ा। ये देखो, इसका मतलब यहाँ पर एक तो भारत का भी दिखाया जा रहा है और साथ में ऑस्ट्रेलिया जो भी अन्य जो मतलब जो उनके सामने जो टीम है उसका भी दिखाया जा रहा है। साथ साथ में इसके अंदर ये भी ओवर भी दिखाया जा रहा है कि कितने ओवर में ये इसके नीचे था, कितने ओवर में इसके आगे चला गया। तो कहने का मतलब है एक ही टेबल के अंदर एक ही ग्राफ के अंदर जब हम 2 चरों को एक साथ दर्शा दें उसे बोलते हैं द्विचर बारंबारता वितरण। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपका ये जो आंकड़ों का संकलन है ये लेसन बहुत बड़ा है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, बड़ा भी था और अच्छा भी था। अच्छा क्यों था, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इससे संबंधित जितना भी आपने पढ़ा है परिष्कृत आंकड़े, फर्क बनाना, ठीक है, मध्य बिंदु निकालना यानी मिलान चिन्ह के द्वारा बारंबारता तैयार करना, ये टोटल बिंदु आपके आने वाले जो भी लेसन है उसमें बहुत काम देंगे, क्योंकि आपको मध्य बिंदु भी निकालना पड़ेगा, आपको बारंबारता तैयार करनी पड़ेगी
तो ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये लेसन है, ताकि इसको इसीलिए आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अच्छा नोट्स बनाना है, ठीक है। बाकी मैं जो इसके नोट्स है वो आपको मैं PDF फाइल के द्वारा उपलब्ध कराऊंगा, जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर, जितना भी आपको अलग अलग पर्सन करवाए हैं, ठीक है, उन सभी के नोट्स आपको PDF फाइल के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा जो लेसन है। देखो जो नेक्स्ट हमारा लेसन है वो है 4 नंबर का, जो बोलते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अध्याय 4, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने एक लेसन में तो परिचय के बारे में पढ़ा था, ये अर्थशास्त्र क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अर्थशास्त्र में किस क्रियाओं का अध्ययन होता है, इन बातों को हमने पढ़ लिया था। अभी किन का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र में, आर्थिक क्रियाओं का होता है, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र की मेन समस्या क्या होती है, इन चीजों को हम पढ़ चुके थे। सेकंड लेसन में हमने पढ़ा था आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करना है, यानी उनका संग्रह करना है आंकड़ों का, कौन कौन सी विधि के द्वारा, जैसे आपने टेलीफोन है, जो भी आपकी जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है, डाक के द्वारा है, इनके द्वारा हमने क्या किया, आंकड़ों का संग्रह किया। उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण करके हमने ये कहा था भी आंकड़ों का संकलन कैसे करना है, इसी लेसन में हमने आंकड़ों का संकलन किया। अब देखो हमने आंकड़े इकट्ठे भी किए, उनको संकलित भी किया, लेकिन जब तक उसको प्रस्तुत न किया जाए तब तक उन आंकड़ों का कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि हमने आंकड़ों का क्या किया, संग्रहण किया, फिर उसका अच्छे तरीके से संकलन भी किया, लेकिन जब अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण न किया जाए तब तक ये आंकड़े किसी प्रकार के हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। देखो मान लेते हैं सरकार ने क्या किया, सरकार ने जनसंख्या जनगणना करवाई 2011 के अंदर भी, अब 2021 में होगी, 10 साल के बाद होती है। सरकार ने जनगणना कराई, लेकिन जनगणना करवाई, आंकड़े भी इकट्ठे किए, बढ़िया तरीके से उसको वर्गीकृत भी किया, लेकिन जब उसको प्रस्तुत करने लगे ना, ऐसी स्थिति में उसको बढ़िया तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका मतलब जो हमें आंकड़े मिलने थे वो वास्तव में सही तरीके से नहीं मिल रहे, बदल कर रहे हैं हमें, आंकड़े स्पष्ट नहीं मिल रहे हमें। इसका मतलब इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रस्तुतिकरण का। हमने देखो हमने क्लासें भी अच्छी लगाई, हमने बहुत बढ़िया तैयारी भी की एग्जाम की, ठीक है, हमने बढ़िया तरीके में उस एग्जाम को वर्गों में बांट दिया, इतने टाइम इसको हम पढ़ने की टाइम देंगे, लेकिन जब प्रस्तुत करने का टाइम आता है, प्रस्तुत करने का इसका मतलब जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है, अगर उस टाइम हम न लिखे तो क्या पहले वाली जो हमारी तैयारी की हुई है वो काम आ जाएगी? इसका मतलब ये तीनों बहुत महत्व रखते हैं। हमें आंकड़ों का संग्रहण करना है, हमने किया, हमें संकलन उसको वर्गीकरण करना है, हमने किया, लेकिन उसको प्रस्तुत भी करना आना चाहिए ना। ये मेरे सब कुछ याद है, सब कुछ मैं बता सकता हूँ, आप सब कुछ बता सकते हो, आप सब कुछ, आपने बढ़िया एग्जाम की तैयारी की है, मेरे को एग्जाम में बिठा दिया जाए और मैं वहां पर अपनी बात प्रस्तुत ही न कर सकूँ, लिख ही न सकूँ, बता ही न सकूँ, तो फिर एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भी आपके पास इतना ज्ञान है या आपको इतना याद है। इसी कारण प्रस्तुत करना भी हमें आना चाहिए, यानी दूसरे को दिखाना है, दूसरे के सामने प्रस्तुत करना है, तो हमें प्रस्तुत करना भी एक बढ़िया तरीके से, बढ़िया विधि से करनी चाहिए, ताकि जो भी आंकड़े, जो भी उद्देश्य के लिए हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसका उद्देश्य क्या हो सके, कंप्लीट पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी बात आ गई भी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी जरूरी है। अब आपको इसके अंदर थोड़ा बता देते हैं, आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण की विधि है ना वो मेन 3 है, यानी आप कह सकते हो प्रमुख विधियां कौन कौन सी। पहली विधि है पाठ विषयक विधि, पाठ विषयक विधि आप कह सकते हो वर्णनात्मक, यानी पाठ विषयक विधि या वर्णनात्मक विधि, इसके द्वारा भी क्या कर सकते हो, आप आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण कर सकते हो, या आप कह सकते हो सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। आप 3 नंबर का ये कह सकते हो आरेखीय प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुति। देखो ये 3 विधियां होगी, 3 विधियों के द्वारा आपको क्या करना है, आंकड़ों को आगे क्या करना है, प्रस्तुत करना है, यानी इसको समाज के सामने या जनता के सामने लेके आना है, ठीक है। अब ये तीनों विधि है क्या, इनके बारे में पढ़ते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं पाठ विषयक जो वर्णनात्मक विधि है इसकी।
तो पाठ विषयक या वर्णनात्मक इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो पाठ विषयक, जैसे पाठ के अंदर दिया होता है, पाठ के अंदर दिया होता है ना, आप पढ़ते हो लेसन में पूरा पेरा दिया होता है, जो भी आंकड़े होते हैं वो अलग नहीं लिखे होते हैं, पेरे में दिए होते हैं। कैसे भारत की जनसंख्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। भारत की जनसंख्या 2001 में 21.34% बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। वह 2011 में यह जनसंख्या की वृद्धि दर, या इस जनसंख्या की जो जनगणना 2011 में जनगणना लिख लेना यहाँ पर, इस जनसंख्या की वृद्धि दर 17.34% रहकर 2011 में जनसंख्या 121.87 करोड़ हो गई। देखो ये पूरा पेरा है, यानी इस प्रकार हम पेरा लिखते चलेंगे। ये तो होगी पाठ विषय विधि। देखो साथ में तो आपको पूरा पाठ पढ़ रहे हो, पूरा पेरा पढ़ रहे हो, और साथ के अंदर इसके अंदर आंकड़े भी आपके सामने आ रहे हैं। ये होती है पाठ। वर्णनात्मक पूरा वर्णन दे रहे हैं। वर्णनात्मक होता है पूरा वर्णन करना, यानी उसकी पूरी व्याख्या करना। देखो मैंने 2001 के अंदर लेके 2011, उसके बाद 1901 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, इसमें कितने पुरुष है कितने महिला है, यानी मैं इसको डिटेल से लिखते चलूंगा। डिटेल से लिखना और पूरा एक पाठ बन जाएगा बड़ा। और जब भी इसके अंदर आपको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मान लेते हैं मेरे को 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों की आवश्यकता है, तो मेरे को पूरा पाठ ही पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यानी पूरा वर्णन दे रहा है ये पूरी, जैसे जनसंख्या के बारे में बात आई है तो जनसंख्या का पूरा वर्णन दे रहा है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात आएगी तो स्वास्थ्य का पूरा वर्णन देगा। यदि कोई हमारे शिक्षा से संबंधित बात आएगी तो 1901 में कितनी थी, 1947 में जब हम आजाद हुए थे उस समय इतनी शिक्षित थे, कम लोग शिक्षित थे, महिलाएं कम शिक्षित थी, पुरुष थे वो भी 10-15% ही लोग शिक्षित थे। फिर सरकार ने शिक्षा के अंदर आर्टिकल 45 के तहत संविधान में लिखा कि सबको शिक्षा देना अनिवार्य है, ये राज्य का कर्तव्य कर दिया गया, सौंप दिया गया, भी वो सबको शिक्षा प्रदान करवाएगा, निःशुल्क शिक्षा देगा। फिर धीरे धीरे शिक्षा में सुधार होने लगा, नई नई कमेटियां बनाने लगे, उन कमेटियों के द्वारा नई नई सिफारिशें की जाने लगी और शिक्षा में सुधार होता होते वर्तमान में लगभग 80% यानी 80% के बाद पास लोग शिक्षित हो गए। देखो पूरी की पूरी डिटेल लिखी जा रही है, पूरा पाठ लिखा जाता है, पूरा वर्णन लिखा जाता है उसका। और उस पूरे वर्णन, उस पूरे पाठ में क्या दिए जाते हैं, साथ साथ उसका वर्णन होता है और साथ साथ के अंदर उसमें आंकड़े भी दिए जाते हैं। अब इसकी एक मुश्किल भी है। मुश्किल कैसे है? भी सिंपल सी बात आपको दिखाई दे रही है। इसकी मुश्किल ये है कि जब भी आप ऐसा करोगे कि आपको कोई आंकड़ा चाहिए, कोई सम्मक चाहिए, डाटा चाहिए, तो इसके लिए आपको पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा। आप देखते हो +1 के अंदर जैसे आपकी ये बुक्स है, इसके अंदर मैं कह दूं कि आपको इस पूरे लेसन के अंदर अध्याय 4 के अंदर आपको ऐसी सारणी बतानी है जिसमें जनसंख्या का प्रस्तुतिकरण किया गया है। जनसंख्या संबंधित एक आंकड़ा है जो पुरुष से संबंधित है, उसकी शिक्षा से संबंधित है, वो आंकड़ा बताओ मेरे को क्या है। तो आप क्या करोगे? आपको सीधा तो है नहीं, उस पेज के ऊपर वहां पर सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि पाठ विषय के अंदर पूरे पाठ में होता है। तो आपको पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा, पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा, उसके पूरा वर्णन आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वो आंकड़ा मेरे को बता सकते हो सर ये आंकड़ा है जिसके अंदर इसके जो आपने पूछा है उसका आंसर है। तो कहने का मतलब है पाठ विषयक विधि वो होती है, वर्णनात्मक विधि वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, पूरे का पूरा आंकड़ा एक पेरे में दिया जाता है, एक पाठ में दिया जाता है और उसको पूरे का पूरा वर्णन भी किया होता है उसका। अब इसकी समस्या ये होती है कि जब भी हमें एक आंकड़े की आवश्यकता पड़ी है या हमें कोई आंकड़ा चाहिए, किसी आंकड़े की उसी टाइम की हमें आवश्यकता पड़ जाए तो हमें पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है। दूसरी बार अगर कोई और आंकड़े की आवश्यकता चाहिए फिर हमें दूसरी बार पाठ पढ़ना पड़ता है। तो एक बार मैंने पूरा पाठ लिख दिया जनसंख्या पर, ठीक है, 2011 की जनगणना को लेकर मैंने जनसंख्या में पूरा लेसन लिख दिया। अब आपसे पूछे बताओ महिला शिक्षा कितनी है, आप पूरा पाठ पढ़ोगे। फिर आपसे पूछे पुरुष शिक्षा कितनी है, फिर आप पूरा पाठ पढ़ोगे। फिर आपसे पूछे ग्रामीण शिक्षा कितनी है, फिर आप पूरा पाठ पढ़ोगे। फिर आपसे पूछे शहरी जनसंख्या कितनी है, फिर आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद और भी रोजगार के बारे में आपसे पूछे या कोई और ऊर्जा के बारे में, किसी के बारे में आपसे पूछा जाए
तो आपको क्या होगा, आपको पूरा पाठ ही पढ़ना पड़ेगा। इस ऐसे तो आपको आंकड़े प्राप्त होने नहीं वाले। इसका मतलब ये थोड़ा कठिन भी है, लेकिन ये बढ़िया भी है, ये सबसे अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये पूरा वर्णन दे रहा है, हमें हर चीज का पूर्ण रूप से वर्णन दे रहा है। और एक ध्यान रखना, जो चीज हमें वर्णन देती है ना, इसका मतलब जो चीज हमें डिटेल से बताई जाती है वो चीज हमें ज्यादा समझ आती है। हाँ, समझो हमें जब मैं एग्जाम देने जाता था ना, जब मेरे टीचर ये कहते थे कि आप ये पढ़ के जाओ, मैंने कहा जो मेन लाइन है वही पढ़ो ना, 4 लाइनें है उसके अंदर बस वो लिखाएंगे। सर ने ये कहा था तो 4 लाइनें होती है ना, अगर आप बिल्कुल ही 4 याद करके जाओ बिल्कुल फिक्स, तो पक्का थोड़ी है कि आपके 4 के 4 याद रह जाएगी। हाँ, 20 याद करके जाएंगे तो 4 याद रह जाएगी, ये इसके अंदर मैटर है। अगर आप पूरा पेरा पूरा पाठ याद करते हो तो आपको कम से कम 4 या 3 आपके क्या आंकड़े याद रह सकते हैं, जिनको आपकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पाठ विषय समझे होंगे। एक पूरे पाठ के अंदर, एक पूरे मतलब पेरे के अंदर ये आंकड़े लिखे जाते हैं पूरे वर्णन के द्वारा, सीधे नहीं लिखे जाते कि 2001 में इतनी थी जी 102, 2011 में 121 हो, ये सीधे नहीं लिखे जाते, बल्कि पूरा वर्णन लिखा जाता है, इतनी बढ़कर इतनी घटकर। ठीक है, महिला में इतनी बड़ी, पुरुषों में इतनी बड़ी। ठीक है, शिक्षा के अंदर टोटल चीज आपको डिटेल से बताई जाती है, वर्णन के द्वारा बताई जाती है। इसी कारण इसको पाठ विषय या वर्णनात्मक आंकड़े या प्रस्तुतिकरण कहते हैं। पाठ विषय या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तुतिकरण लिख लो यहाँ पर, तो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कहते हैं। ठीक है, और इसके मैंने आपको कुछ समस्याएं पैदा होती है वो बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक आंकड़े के लिए हमें पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है। और इसके बेनिफिट भी है, लाभ भी है। लाभ ये है भी हम अगर किसी आंकड़े को देखते हैं तो पूरा वर्णन के द्वारा देख सकते हैं, पूरी डिटेल के द्वारा देख सकते हैं। अगर हमें एक शब्द को, जनसंख्या को पकड़ लेंगे ना, तो 1901 से लेकर 2011 तक हम टोटल डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं, ताकि हर चीज समझ आ जाए कि पहले कितनी थी, अब कितनी है, कितनी वृद्धि हुई है, हर चीज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इसका लाभ भी है। ठीक है, उसका सेकंड बात करते हैं। पहला आ गया आपका वर्णनात्मक पाठ विषय प्रस्तुतिकरण। अब उसका जो द्वितीय है वो हमने लिखा था सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सारणीबद्ध, यानी हम सारणी बनाकर हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। सारणी बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अब से पहले हमने, उससे पहले टेबल ही बनाई थी, हमने तीसरा लेसन किया था आंकड़ों का संकट, उसके अंदर हमने टेबल बनाई थी ना, 0 से 10, 10 से 20, यानी वर्गों में डाला था। यानी एक सारणी के अंदर बताया था हमने द्विचर, जो द्विचर अपने बारंबारता तैयार की थी, उसके अंदर हमने आंकड़े प्रस्तुत किए थे। लेकिन वो आंकड़े प्रस्तुत किए कैसे थे, सारणी के द्वारा तो किए थे, टेबल बनाकर ही तो किए थे ना। ठीक है, तो सारणी के द्वारा हम छोटा सा एग्जाम्पल लें। जैसे सबसे पहले आपको बताता हूँ सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के कुछ तरीके हैं, उनके आगे प्रकार है। पहला प्रकार है जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं उसको सारणीगत प्रस्तुत करना। दूसरा, जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं उनको सारणी में प्रस्तुत करना। आप तीसरा कह सकते हो गुणात्मक, मात्रात्मक एक होते हैं जो समकालीन होते हैं, समकालिक आंकड़े, यानी जो समय को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं सारणी में। एक होता है स्थानीय या स्थानिक आंकड़े। ठीक है, इन 4 प्रकार के जो आपको सिलेबस में ये 4 ही प्रकार दिए गए हैं, इन 4 प्रकार के आंकड़ों को हम क्या करेंगे, सारणी में प्रस्तुत करेंगे। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे गुणात्मक आंकड़े। जो गुणात्मक है आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं, इसको हम मात्रा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे हमारा स्वास्थ्य है, हमारी राष्ट्रीयता है। अब मेरे में राष्ट्रीयता है या नहीं है, मैं देश से प्रेम करता हूँ या तो है या नहीं, ये नहीं कह सकता मेरा 10% स्वास्थ्य सही है, मेरा 20% सही है। ठीक है, या अब लिंग की बात करते हैं, या तो महिला है या पुरुष है, बस। ये नहीं कह सकते आधा पुरुष आधा महिला, ऐसा कोई मैटर नहीं होता इसके अंदर। 10% पुरुष है, 90% महिला है, या तो है या नहीं है, यानी इसके अंदर स्पष्ट होता है। यानी गुणात्मक आंकड़े होते हैं उनको हम मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हम इनको गुणात्मक आंकड़ों अगर हमें सारणी में स्पष्ट करना हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने लिंग लिया, जैसे पुरुष और महिला। यहाँ इसकी हमने शिक्षा ली कि पुरुषों में कितने शिक्षित है, और शिक्षा के अंदर हमने ले लिया ग्रामीण में कितने हैं और शहरी में कितने हैं। मैंने इसको द्विचर बना दिया ना, द्विचर बारंबारता, यानी पुरुषों के अंदर भी ग्रामीण में पुरुष कितने शिक्षित है
शहरों में कितने शिक्षित है, ग्रामीण में महिला कितनी शिक्षित है, शहरों में कितनी शिक्षित है। तो हम सिंपल से पहले ये कहते हैं पुरुष है वो ग्रामीण के अंदर मान लेते हैं लगभग 70% शिक्षित है, शहरी में ले लेते हैं 90% शिक्षित है, महिला ग्रामीण में मान लेते हैं 55% शिक्षित है, और शहरों के अंदर ये 75% शिक्षित है। यानी इसको हमने एक टेबल में डाल दिया, आंकड़े जो मैंने प्रस्तुत किए ना वो टेबल में डाल दिया, सिंपल से देख लो। इसे बोलते हैं हम सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, यानी सारणी में प्रस्तुत करना, एक सारणी में आ देते हैं। देखो जब हमने पाठ्य विषय के वर्णनात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत किया था तो हमने पूरा पाठ लिखा था, इसका मतलब पूरा पेरा लिखा था। और जब भी हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती थी हम पूरा पेरा देखकर उसको पढ़कर हम आंकड़े ले लेते थे। लेकिन जब यहाँ पर आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है तो हम सीधी टेबल देखकर आंकड़े ले लेते हैं। हमें लेने तो प्रस्तुति तो हो रहे हैं ना, एक तो पाठ के द्वारा आपके सामने रखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, एक टेबल के द्वारा मैंने आपके सामने रख दिया, यानी मैं आपको एक आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको बताओ तो मैंने इससे पहले एक यहाँ पर पेरा लिखा था, यानी वो पेरे के द्वारा मैंने आपको आंकड़े प्रस्तुत किए थे। यहाँ पर मैं एक टेबल बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, यानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत करना यानी सामने पेश करना, आपके पेश कर रहा हूँ। तो ये पाठ विषय यानी पाठ के द्वारा, पेरा के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, इसमें सारणी के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, आंकड़े प्रस्तुति तो कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरे होते हैं मात्रात्मक आंकड़े, जो मात्रा में व्यक्त किए जा सकते हैं, और ये तो हम आंकड़ों के संरक्षण में कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। जैसे हमने 100 छात्रों के प्राप्तांक लिए थे गणित के अंदर, जो इनके गणित में प्राप्तांक आए थे उनको हमने सारणी में डाला था, है ना, और वो मिलान चिन्ह के द्वारा सारणी में डाला गया था। तो इसके अंदर मात्रात्मक जैसे हमने लिए थे 0 से 10 है वो 4 है, 10 से 20 है वो 6 है, 20 से 30 है वो 8 है। इस चीज को हम कर चुके हैं पहले से, मात्रात्मक, इनको मात्रा दे रहे हैं, मात्रात्मक आंकड़े हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मात्रात्मक आंकड़े। इसको हम क्या करते हैं, यह है तो टेबल ही, यहाँ पर हमने वर्ग ले लिया, यहाँ हमने बारंबारता ले ली, तो प्रस्तुत तो टेबल के द्वारा, तालिका के द्वारा, यानी आप कह सकते हो सारणी के द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हमने आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बारे में थोड़ा पढ़ा। उसके बाद जो देखो आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि प्रत्येक मैटर आपको बढ़िया तरीके से समझना है।